और बमों की नहीं रही, अब ये जंग पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई को भी हिला रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ईरान में अब कुछ खास बचा नहीं है और ये जंग जल्द खत्म हो सकती है। लेकिन जमीन पर तस्वीरें इससे बिल्कुल अलग दिख रही हैं, क्योंकि ईरान का इरादा इस युद्ध को जल्दी खत्म करने का नहीं बल्कि लंबा खींचने का बताया जा रहा है, ताकि वो युद्ध के दबाव का इस्तेमाल नेगोशिएशन के टेबल पर फायदा लेने के लिए कर सके। इस बीच एर्दोगान ने भी दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि अगर ईरान के साथ ये युद्ध तुरंत नहीं रुका तो पूरा मिडल ईस्ट आग की लपटों में घिर सकता है और इसके नतीजे सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। सबसे बड़ा खतरा अब तेल की सप्लाई पर मंडरा रहा है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब दुनिया के सामने तेल संकट की आशंका भी गहरा चुकी है। इस बीच ईरान ने एक बड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया को $200 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमत के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल मिडल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है और यहाँ किसी भी तरह का सैन्य या फिर राजनीतिक तनाव सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। ऐसे में ईरान के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो चुकी है और ऐसे में याद रखिए दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्र रास्ते से गुजरती है और अगर यहाँ से 1 लीटर भी तेल नहीं गुजरा तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगेगा। इसी खतरे को देखते हुए इंडिया ने भी बड़ा कदम उठाया है। भारत ने तेल कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस से करीब 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल की अतिरिक्त खरीदी की बुकिंग कर दी है, ताकि अगर मिडल ईस्ट में सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाए तो भारत की ऊर्जा जरूरतों पर ज्यादा असर ना पड़े। यानी साफ है, मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये जंग अब तेल, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता की भी बन चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में $200 प्रति बैरल तेल के झटके के लिए तैयार है? क्योंकि सवाल कई हैं, लगातार देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में क्या स्थिति बनी हुई है और ऐसे में आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए भी कई चुनौतियां हैं। स्थिति हर एक दिन बदलती हुई नजर आ रही है और आज युद्ध का 12वां दिन है और ऐसे में इस युद्ध की वजह से कई ऐसे मुल्क हैं जिस पे साफ तौर पर यह असर पड़ सकता है। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सूरी, डिफेंस एक्सपर्ट है, CA विनोद कुमार, मार्केट एक्सपर्ट है, मनन त्रिवेदी, विदेश मामलों के जानकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। हर एक दिन बदलती तस्वीर हम देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जंग जो है वो जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने बोल दिया है कि अगर आप हम पर हमला करते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और इसका असर जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर अब सभी को पड़ेगा। जय हिंद तरन्नुम जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 22 जनवरी इस साल ईरान के विदेश मंत्री अगराची ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो ईरान अमेरिका के सारे सैनिक अड्डे जो मिडिल ईस्ट में उन पे हमला वापसी जवाब में देगा। 21 फरवरी को इस साल यानी 7 दिन पहले अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान पे 21 फरवरी को नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के नीचे एक संस्थान है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की ट्रंप को, जिसमें साफ लिखा था कि यदि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन ट्रंप पे इतना दबाव आ रहा था इप्स्टीन फाइल की वजह से, दूसरा जो अमीर यहूदी लॉबी हैं अमेरिका में, और तीसरा नेतन्याहू से, कि ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था बनस्पत इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला करने के लिए। ईरान ने इस दिन की तैयारी 47 साल से की थी। जब 11 फरवरी 1969 को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तभी सत्ताधारियों को पता था एक दिन जरूर आएगा जब ईरान पे अमेरिका और इजराइल ताबड़तोड़ युद्ध करेंगे। तो ये जो पूरी हम प्रक्रिया देख रहे हैं, जिस तरह से ईरान एक
बहुत बड़ा पलटवार कर रहा है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल की ही अर्थव्यवस्था को नहीं बर्बाद कर दिया या उसमें तबाही ले आए, पूरी दुनिया आज इस चपेट में आ चुकी है। दुनिया का कोई देश, कोई नागरिक नहीं बचा है जो अब महंगाई से जूझ नहीं रहा है। तो ये जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की बात है कि वो ईरान में रेजिम चेंज करेंगे, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये उनका एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सौड़ी साहब, और ऐसे में आने वाले समय में कुछ हद तक तस्वीरें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है और ईरान का आखिर मकसद क्या है। मनन जी, मैं आपके पास ही आऊँगी। हर एक दिन युद्ध की बदलती तस्वीरें हम देख रहे हैं। मिडल ईस्ट में हालात और भी ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में मिडल ईस्ट को रीड्रॉ करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है? देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर हम ट्रंप ने पहली या दूसरी बार जाकर ये बातचीत की है एक मीडिया हाउस से, तो उसके बारे में हम देखें तो उन्होंने कहा है कि वी वांट टू एंड दिस वॉर क्विक, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और कहा है कि युद्ध बहुत शीघ्र ही खत्म किया जाएगा। और पूरा विश्व ये देख रहा है कि हार या जीत की बात अब नहीं है युद्ध में। ईरान पूरी तरीके से हार गया है, पर वो सरेंडर नहीं कर रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो ट्रंप ने अपने टिपिकल काउबॉयशिप और एंटरप्रेन्योरशिप मोड में आकर ये बातचीत बोली है। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा जो इलेक्ट्रिक और पावर सर्किट है ईरान का, उसका खात्मा कर देंगे। पर हम नहीं चाहते कि ईरान के नागरिकों को ज्यादा प्रॉब्लम हो, और क्योंकि उन्हें 25-30 साल लग जाएंगे ईरान को उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए वापस से उस ईवी को, वापस से उस इलेक्ट्रिक ग्रिड को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 शब्द यूज किए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी आखिरी स्टेटमेंट में, उनके करंट स्टेटमेंट में ये बात है कि ये एक तरीके से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान को, हमने डेसिमेट कर दिया ईरान को। तो मुझे लगता है कि ईरान भी अब हार मानने को तैयार नहीं है। पर जिस तरीके से ऑयल का जो क्राइसिस पनप रहा है, पेट्रो का क्राइसिस जो पनप रहा है, मुझे लगता है कि आज से 4 दिन पहले हम लोग कह रहे थे, हम लोग मोदी जी की बात भी मान रहे थे, सरकार की बात मान रहे थे कि हम लोगों ने अपने एनर्जी बास्केट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। उसके चलते 1.6% जो ऑयल है, जो एनर्जी सप्लाई है, वो वेनेजुएला से आती है, और 4.2% जो है वो अमेरिका से आती है, और 44% जो है वो रूस से आती है। तो हम लोग रूस पे पूरी तरीके से अभी भी रिलाय करेंगे, और हम देखें कि पहले की तरह रूस अभी भी हमारी सहायता करने के लिए आया है, जो कि वो इजराइल के संदर्भ में, कश्मीर के संदर्भ में, और 47, 65 और 71 और 99 के इंडो पाक वॉर के संबंध में, वहां पर भी रूस ने हमको सपोर्ट किया। तो मैं कहूंगा कि ये जो वॉर है ये वेस्ट एशिया में लिमिटेड नहीं है, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसके वैश्विक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके वैश्विक आफ्टरमाथ हैं। और जिस तरीके से अगर हम बड़ी डोमेस्टिक सिनेरियो की बात करें, बेंगलोर में, दिल्ली में और शहरों की बात मैं जानता हूँ, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो गैस की जो सप्लाई है वो घरों को ही दी जाएगी, और बिजली की तरह जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, गाजियाबाद में इलेक्ट्रिसिटी आती है, नोएडा में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कि वहां पर 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बंद रहती है, कुछ अमुक समय पे आती है ताकि नागरिक अपने काम कर सके। वैसे ही गैस पाइपलाइंस के बारे में भी आवंटन किया जाएगा, सप्लाई के बारे में। बिल्कुल 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 मनन जी, और कुल मिलाकर कई सेक्टर पर इसका असर जो है वो साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विनोद रावल जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। स्थिति हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से बदल रही है। ना एक कदम अमेरिका पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। क्या वाकई लग रहा है कि दुनिया सच में $200 प्रति बैरल के लिए तैयार है? नमस्कार तरुण जी, एंड आपका धन्यवाद मुझे इस डिबेट में लेने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा $200 के लिए क्या दुनिया तैयार है या नहीं। देखिए, बिल्कुल धमकी तो यही दी गई थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया था, क्योंकि वो जो 54 किलोमीटर की, 54 किलोमीटर की जो एक सी की लाइन है, जहां से पूरा गुजरता है तेल, और जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर 88% इंडिया है,
और आज जिस तरह से आज लड़ाई का 13वां दिन है, उसको देखते हुए अगर ट्रंप साहब की बात माने तो बिल्कुल जंग जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन ईरान की बात मानते हैं तो कल भी अगर देखते हैं तो ईरान ने अच्छे खासे अटैक्स किए हैं। और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध लंबा चला तो $200 जो पर बैरल है वो बिल्कुल सच हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि उसका असर हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ता है। हमारी इकोनॉमी 0.5% जीडीपी सीधी डाउन चली जाती है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि $1 पर बैरल अगर तेल का प्राइस बढ़ता है तो हम पर 15 से 16 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। और अगर $10 बढ़ता है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल हिट होती है उसके साथ। और अगर ये $200 की बात अगर सच होती है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, हालांकि अभी $120 पीक से नीचे गिरा है, और जिस तरह से कल IEA ने 400 मिलियन जो बैरल है जो अपना रिजर्व है वो रिलीज कर दिया, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। हालांकि भारत उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम यूरोप की डिपेंडेंस कम होती है और हमारी जो है बढ़ती है। जिस तरह से रशिया आज हमें डिस्काउंट पर तेल नहीं दे रहा है, अब हमसे प्रीमियम वसूल रहा है। तो जब ये सारी चीजें देखते हैं, अमेरिका कहता है कि मैं आपको 30 दिन का समय दे रहा हूं, जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये बिल्कुल जंग जो है वो इकोनॉमिक की तरफ भी बढ़ रही है, और इस पर इंडिया पर बहुत बड़ा हिट आता है, और उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो कम होता है, जो कि अराउंड 50% गल्फ कंट्रीज से आता है। तो इन सब चीजों को देखते हैं तो ये $200 बैरल जो है कहीं सच हो सकता है, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल इसके लिए तैयार है। उन्होंने एक मैकेनिज्म रेडी किया हुआ है, उसको 45 डेज का रिजर्व्स है, हालांकि 90 चाहिए था, फिर भी हम 45 दिन तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बातचीत चल रही है और जिस तरह से माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इस समस्या का कोई हल होगा, पर बहुत जल्दी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, सब यही चाहते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी हो। जिस साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर समझ लीजिए पूर्ण रूप से बिल्कुल ही बंद ईरान की तरफ से किया जाता है, इसका असर हर एक सेक्टर पर जरूर पड़ेगा, जैसा कि मनन जी ने भी जिक्र किया, विनोद जी ने भी जिक्र किया। क्या लगता है नेवल वॉर के लिए अमेरिका और ईरान दोनों तैयार हैं? करण जी, परसों ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी कमर्शियल पानी के जहाज को एस्कॉर्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपनी जिम्मेदारी पूरी साफ कर दी है कि वो उसमें नहीं पड़ेंगे, किसी भी कमर्शियल जहाज की वो वहां पे रखवाली के लिए अमेरिकी नौसेना को नहीं भेजेंगे। तो अगर अमेरिकी नौसेना वहां पे कमर्शियल शिपिंग के जहाजों के लिए नहीं जाएगी तो दुनिया की कोई दूसरी नौसेना तो वहां जा ही नहीं सकती, क्योंकि अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नौसेना है चीन के बाद, और अगर कोई ये कार्य कर सकता था तो ये अमेरिकी नौसेना कर सकती थी। तो ये साफ है कि हॉर्मूज में जो हो रहा है उससे डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना पलड़ा पूरा साफ कर लिया है। दूसरी बात है, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, ईरान ने उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। ईरान सिर्फ वहां पे या रूस के या चीन के पानी के जहाजों को जाने दे रहा है, और थोड़े बहुत ग्रीस के, बाकी किसी चौथे देश के किसी पानी के जहाज को वहां से वो पास नहीं होने दे रहा है। यानी एक तौर से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अब ईरान का 100% नियंत्रण है। तीसरी बात है, जहां तक नौसैनिक युद्ध की, जो आपका मूल प्रश्न था, देखिए अगर अमेरिका नौसैनिक युद्ध करता भी है, जो ऑलरेडी कर रहा है, उसने, जैसे अमेरिका के क्लेम है कि उसने ईरान के 64 युद्ध को डुबा दिया है, लेकिन इससे अमेरिका को कुछ खास हासिल तो हो नहीं रहा। आज युद्ध का 13वां दिन है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट के हर देश में त्राई मचा रखी हुई है, आज सारे मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से पूछ रहे हैं कि हमने इतने दशकों से तुम्हें अरबों डॉलर दिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और पहले दिन ही तुम्हारा छाता फट गया। तो आज सारे देशों को भी किल्लत हो रही है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इतना पैसा निवेश था, सारा आस्ता आस्ता दूर हो रहा है। प्लस उनके जितने सिविल इंस्टॉलेशन हैं सारे बंद हो रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं। आज ही सवेरे सिटी बैंक ने बोला है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने सारे ऑफिस को बंद कर रहा है। यानी ईरान की जो सोची समझी रणनीति है, ये दुनिया के देशों को सबक सीख लेनी चाहिए कि 47 साल आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद, 47 साल दुनिया में आइसोलेशन रहने के बावजूद, ये देश कैसे दो बड़ी सैनिक शक्तियों के सामने खड़ा है, और उसने अमेरिका और इजराइल को ही नहीं क्षति पहुंचाई है, उसने पूरे दुनिया को एक दिक्कत में लाके
खड़ा कर दिया है, लेकिन तब भी अटूट तरीके से ईरान जवाब दे रहा है। तो जो लोग रोते रहते हैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, सोरोस का हाथ, हाय हम ये मर गए, हम वो हो गया, ये सारी बातें सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जिस देश ने अपनी रखवाली करनी होती है वो आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद, वो दुनिया में अकेला रहने के बावजूद कर सकता है, जैसे ईरान कर। बिल्कुल, और ऐसे में इसीलिए ईरान जो है अकेली अपनी लड़ाई जो है